मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध की। हमास के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करने को आतुर है इजराइल, और लगातार हमले जारी हैं। इससे पहले भी दो ऑपरेशन 2009 और 2014 में इजराइल गाजा पट्टी पर चला चुका है, एक बार 15 दिन, एक बार 19 दिन। और उसके बाद यूएन के दखल के बाद, पड़ोसी जो मित्र राष्ट्र हैं उनके दखल के बाद में इसे हटाया गया। इजराइल इस दिन को 7 अक्टूबर को भूल नहीं सकता, क्योंकि वो शाबात का दिन था जिसे यहूदी अवकाश का दिन मान के चलते हैं, और वो दिन उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। इजराइल में ये भी कहा जाता है कि जितने लेबोरियस हैं उसी तरह से छुट्टी को भी उसी अंदाज में बच्चों के साथ में स्पेंड करते हैं और एंजॉय करते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि इस दिन को भुलाया नहीं जा सकता, इजराइल के जो लोग मानते हैं। खैर, लेकिन आज इस मोड पे आ चुका है कि 2800 से ज्यादा मौतें वहां हो चुकी हैं, 6000 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हैं, और धमाके जारी हैं। कौन कितनी देर सुरक्षित रहेगा ये दावा कोई नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन इतना है कि एक युद्ध के हालात महायुद्ध में बदलते भी दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। फिलिस्तीन को भी एक उनका अपना जो मित्र राष्ट्रों का नेटवर्क है, वहां से मदद मिल रही है। दूसरी तरफ अमेरिकी बेड़ा पूरी तरह से इजराइल के समर्थन में वहां पे पहुंच चुका है। तीनों सेनाएं और कमांडोज उनके अलर्ट हैं। जो वहां से निर्देश मिल रहे हैं उसी तरह से लड़ाकू विमान हो, चाहे गोला बारूद हो, तमाम जो मदद सामग्री है वहां पे पहुंचा दी गई है। खैर चलिए, लेकिन दुनिया पे इसका क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर के हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह जी और डॉक्टर करमवीर सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और रक्षा मामलों के विशेषज्ञ ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी सेवानिवृत्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मैं करोड़ी सिंह साहब आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, कहीं पे भी कहा जाता है कि आग एक मकान में लगती है, लेकिन लपटें उसके पड़ोस तक भी जाती हैं। पड़ोस का मतलब आज ये होता है कि ग्लोबलाइजेशन के बाद दुनिया एक मुट्ठी में समा करके रह गई है। आज चाहे वो आईटी के हमले हों, चाहे इस तरह के हमले हों, तमाम चीजों का असर विश्व बिरादरी पे पड़ता है। अभी क्या लगता है आपको कि इजराइल और हमास की ये लड़ाई, इसका कुछ दूसरे मुल्कों पे भी इसको सतर्क रहने की आवश्यकता है, या फिर ये मान के चलें कि दो पड़ोसी मुल्कों का झगड़ा है, हमें कोई मतलब नहीं है? ऐसा लगता है आपको? देखिए योगेंद्र जी, ये केवल दो मुल्कों का झगड़ा करके हम इसको टाल नहीं सकते जी, क्योंकि ये पूरे मानवता के लिए एक तरह का खतरा है। क्योंकि इसमें केवल दो इजराइल और हमास जो फिलिस्तीनियन ग्रुप है एक्सट्रीमिस्ट, उन दोनों के बीच में झगड़ा है, इतना सा नहीं है। क्योंकि इसमें एक तो सबसे, जब जो ही हमास वालों ने इजराइल पे अटैक किया तो इजराइल की में वहां की घरेलू राजनीति गर्मा गई, और ये कहा गया कि ये इजराइल का इंटेलिजेंस फेलियर है। क्योंकि इजराइल की जो इंटेलिजेंस है मोसाद, वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। तो वहां उनको इमीडिएटली यूनिटी गवर्नमेंट फॉर्म करना पड़ा। फिर दुनिया में देखिए, पश्चिमी देश हैं, विशेष रूप से अमेरिका के जो मित्र राष्ट्र हैं, उन्होंने इमीडिएटली हर तरीके की मदद की पेशकश की और मदद भेजी भी है। दूसरी तरफ भारत ने भी इमीडिएटली रेस्पॉन्स दिया कि हम हर तरीके के जो आतंकवाद के मैनिफेस्टेशन और फोरम है उनका कंडेम करते हैं। और इसके लिए नूर गिलोन जो इजराइल के यहाँ राजदूत हैं, उन्होंने कहा कि ये मेरे जितना टर्म है एम्बेसडरशिप का कहीं भी, उसमें भारत का सपोर्ट है, ये अनप्रेसिडेंटेड है, और इजराइल इसके लिए डीप और इमोशनल है। तो भारत का सपोर्ट है वो अनप्रेसिडेंटेड इसलिए है क्योंकि भारत की ट्रेडिशनल पॉलिसी एक संतुलन बनाने की रही है। तो और दूसरी तरफ जो रशिया है, चाइना है, इनका बहुत ज्यादा बैलेंस, रशिया ने खुल के हमास का सपोर्ट किया है। चीन ने यह कहा कि हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। इसका समाधान एक ही हो सकता है, वो ये है कि दो राष्ट्र बन जाएं, दो स्टेट बन जाएं, पैलेस्टाइन और इजराइल, तब इसका समाधान हो सकता है। लेकिन आज की जो स्थिति बन रही है
ये मानवीय संकट इस रूप में है कि 3 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, डिस्प्लेस हो चुके हैं, 2000 के करीब अभी तक मर चुके हैं, और जो दूसरे आस पड़ोस के राष्ट्र हैं वो उनको घुसने नहीं दे रहे हैं, जो डिस्प्लेस हो गए हैं। तो इजराइल के अटैक से जो डिस्प्लेस्ड हैं उनमें भी कुछ और मर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इस समय हेल्पलेस है। तो ऐसी स्थिति में इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कम से कम जो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका है, जिसको हमको मेना रीजन कहते हैं, वो तो डायरेक्ट रूप से अफेक्ट हो रहा है। लेबनान को इन्होंने डायरेक्टली मान लिया है कि वो इसमें इन्वॉल्व है, सीरिया भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, और दूसरे अरब कंट्रीज भी, जैसे सऊदी अरब ने जो अब इजराइल के साथ बातचीत, शांति की बात हो रही थी, उस पर बिल्कुल अब रिलक्टेंट हो गया है। तो ऐसी स्थिति में इसके जो इम्प्लीकेशंस होंगे, अगर मैं संक्षिप्त में कहूं तो ये लोकल क्राइसिस है जो पूरे अरब कंट्रीज में प्रोलिफेरेट हो चुका है, और इसके सीरियस ग्लोबल इम्प्लीकेशंस और कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इसलिए ग्लोबल कम्युनिटी को आगे आकर शांति के लिए कोई कदम उठाना चाहिए, नहीं तो ये यूक्रेन क्राइसिस से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जी योगेंद्र जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इजराइल के लिए ये भी कहा जाता है कि इजराइल अपने लोगों की मौत तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, वो अपने व्यक्ति को कोई गाली देके चला जाए वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो बहुत बड़ी बात है कि उनके 100 लोगों को हमास के आतंकी उठा के लेके चले गए, और अभी तक भी वो उनके कब्जे में है। लगातार युद्ध की जो बढ़ने का एक दायरा है, उसका एक कारण भी यही बनता आ रहा है। अब उन लोगों की क्या पोजीशन है, कैसे हैं, बताई जा रही है कि बड़ी बड़ी सुरंग है वहां पे, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार। करमवीर जी, क्या लगता है आपको कि केवल विदेश नीतियों पे नहीं, आर्थिक जगत भी इससे काफी प्रभावित होगा? और क्या वाकई, क्योंकि इजराइल और रूस, माफ करेगा, यूक्रेन और रूस, उसके युद्ध को अभी तक हम चल ही रहा है, उससे एक तरह का सदमा कहूंगा दुनिया के लिए, उससे लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्योंकि दुनिया के लिए इस वजह से झटका था कि बहुत सारे लोग वहां पे थे, इकोनॉमी पे असर पड़ा, वो लोग बेघर हो गए, उनके व्यापार चौपट हो गए, तो कहीं ना कहीं फर्क तो, असर तो आता ही है उसका। अब इजराइल, और जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इजराइल और फलस्तीन का ये हमास आतंकी संगठन के साथ में जो युद्ध अगर लंबा चलता चला, जिसे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से दोनों ओर से ताकत परोसी जा रही है कि हम पीछे, पीठ थपथपाई जाती है, उस तरह से स्थितियां बनी, तो मुझे लगता है कि लंबा भी चल सकता है ये मामला। लेकिन बात यहाँ सतर्कता की है और भारत की विदेश नीति की भी है कि क्या करे विदेश नीति हमारी। देखिए योगेंद्र जी, एक तो मुझे लगता है कि अगर ये थोड़ा लंबा और चला तो ये कोई लोकल क्राइसिस ना रह करके एक ग्लोबल क्राइसिस भी बन सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट जो है वो पूरी दुनिया की इकोनॉमीज के लिए एक तरह से सोर्स ऑफ एनर्जी है। भारत के लिए देखेंगे अब ज्यादातर हम अपना तेल जो है वो कहाँ से, मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो इराक हो, सऊदी अरब हो। खाड़ी युद्ध से भी उभरने में दुनिया को वर्षों लग गए थे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और भारत के लिए मुझे लगता है कई यहाँ पर अहम मसले हैं। और पहले तो इजराइल और उसके फलस्तीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, क्योंकि इनोसेंट पीपल आर बीइंग किल्ड फ्रॉम बोथ साइड्स, है ना। वहां पर गाजा के लोग भी मारे जा रहे हैं, इजराइल के लोग भी जिस तरह से टेररिस्ट अटैक में मारे गए हैं। अब ये देखेंगे कि वेस्टर्न कंट्री जो है उनका स्टैंड क्या है। चाइना ने तो ये कहा है कि ये सारी प्रॉब्लम की जो जड़ है ना वो वेस्टर्न कोलोनाइजेशन है, और दूसरा यूएस का जो बायस्ड मिडिल ईस्ट पॉलिसी है उस सब की का परिणाम है ये जो आज हो रहा है। उनका एक अपना स्टैंड, वो कहता है कि हमें कह रहे हैं कि आप स्टैंड लो, कि या तो हमास का साइड ले रहे हो कि इजराइल का ले रहे हो, कह के हम कोई भी साइड नहीं लेंगे यहाँ पर, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। आपस में बातचीत होनी चाहिए और हम मध्यस्थता करने को भी तैयार है। अमेरिका ने सीधा कहा है कि इजराइल हैज राइट टू डिफेंड हरसेल्फ, तो वो कहा कि पूरा राइट है, हम उसको फुली सपोर्ट करते हैं। उनका पॉलिसी भी बिल्कुल क्लियर, यूरोपियन कंट्री जो है वो अमेरिका की पॉलिसी जो है उनके साथ ही एक तरह से उनका एक समर्थन है। भारत की जहां तक बात है, प्राइम मिनिस्टर ने तुरंत जो है ट्वीट किया था, उसमें कहा था कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन आप देखेंगे कि भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है मीडिया ब्रीफिंग में, बहुत ही बैलेंस्ड स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। एक तो उन्होंने कहा है कि एक यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन टू ऑब्जर्व ह्यूमैनिटेरियन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, यानी कि ये सबका कर्तव्य है ह्यूमैनिटेरियन लॉ को ऑब्जर्व करना। उसमें इजराइल के लिए भी मैं इंडिकेशन कर रहा है यहाँ पर कि उनको भी ये नहीं कि बेगुनाह लोगों का मार दे, जो दोषी है उन्हीं के खिलाफ जो है कार्रवाई हो।
दूसरा उन्होंने कहा कि ग्लोबल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट टेरर, कि टेररिज्म है उसके खिलाफ लड़ने की भी सबकी पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। तो एक बहुत ही बैलेंस स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि हम ये भी चाहते हैं कि वायबल जो है पैलेस्टीन स्टेट जो है वो भी स्टेब्लिश होना चाहिए। ओके, तो कहा कि हमारा जो पुराना स्टैंड रहा है इस मुद्दे को लेकर के उसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन कहता है कि हम किसी भी तरह की जो वायलेंस है उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो रेस्टेंट तो होना ही चाहिए। अब डायरेक्टली उन्होंने इजराइल का नाम नहीं लिया कि भाई आप गाजा के ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं इस तरह की, या ग्राउंड ऑपरेशन की भी आप तैयारी में है, उसमें थोड़ा सा रेस्टेंट बरतिए, संयम बरतिए, वो उन्होंने नहीं कहा। तो एक तरह से अपना जो एक पोजीशन है पुरानी उसको थोड़ा सा कायम रखा है, साइड नहीं लेने की कोशिश जो है किया, क्योंकि हमारे कई हित यहाँ पर जुड़े हुए। 90 लाख से ज्यादा प्रवासी भारतीय जो है वो मिडिल ईस्ट देशों के अंदर काम करते हैं, बिल्कुल वो हमारे प्रभावित होंगे हित। दूसरा, तेल हम इन देशों से खरीदते हैं, तो डायरेक्टली हम अरब कंट्री जो है उनसे भी दुश्मनी नहीं ले सकते। जैसे कि प्रोफेसर किरोड़ी सिंह जी ने भी कहा कि सऊदी अरब है उसने भी अपनी जो पीस टॉक है वो रोक दिया है। सो यहाँ पर सिर्फ पैलेस्टीन ही नहीं उलझा हुआ है इजराइल के साथ, बाकी अरब देश है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी सिंपैथी भी जुड़ी है, उनका सपोर्ट भी जो है वो जुड़ा हुआ है। तो कोई भी और वो हर मुल्क के ये देख रहे हैं कि वास्तव में किसका क्या नजरिया है। बिल्कुल, इसमें बहुत सारे किसी के हित है और किसी के यूं कहूं कि एक दूसरे के वो साधने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हाँ कौन क्या एक्शन लेता है इस पूरे मुद्दे को लेकर के, क्योंकि हर मुल्क ये चाहता है कि न्यूट्रल रहना ज्यादा ठीक है, क्योंकि दोनों ही देशों के साथ में संबंध उसी तरह से लोग बना करके रखना चाहते हैं। हमने बिल्कुल उसी तरह से फलस्तीन के साथ में भी और इजराइल के साथ में भी, लेकिन आतंकी जो अटैक किया हमास ने उसको लेकर के तो कोई भी उसमें अप्रिशिएट नहीं करेगा कि वाकई वो इस तरह की स्थिति बनी। लेकिन 2-3 चीजें इसमें सबक लेने की भी हैं कि वाकई जिस मोसाद के लिए कहा जाता है कि, क्योंकि ये दूसरा मैं अटैक देख रहा हूं, आपको ध्यान होगा कि जब पेंटागन पे हमला किया गया था अमेरिका के अंदर, उसके लिए भी कहा यह जाता था कि एक अगर सुई भी गिरती है तो उससे भी पेंटागन के कान खड़े होते हैं, कुछ गिरा है। लेकिन प्लेन हाईजैक करके और वहां पे इस तरह का आतंकी हमला किया गया। इसी तरह से इजराइल में भी उस घटना को जोड़ के देखा जा रहा है कि इतना सूचना तंत्र मजबूत होने के बावजूद भी वो ध्वस्त कैसे हुआ और ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इजराइल खुद नहीं समझ पा रहा है। तो बहुत सारी चैलेंजेस इसमें है। और यूएन को लेकर के अगर अभी वर्तमान स्थितियां, तो एक यूएन की पोजीशन तो ये हो गई कि आदेश की तो बात ही दूर कर दीजिए, और रिक्वेस्ट कर रहा है कि गाजा पट्टी के हॉस्पिटल्स में उसको कब्रिस्तान मत बनने दीजिए, वहां मेडिकल फैसिलिटीज हैं, उनको उनके जो ये कहूं कि उनके व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, उसको रोके मत। लेकिन इजराइल अपने बात पे अड़ा हुआ है कि किसी भी तरह का चाहे कुछ भी हो, जब तक उनके लोगों को आजाद नहीं किया जाएगा तब तक कोई किसी तरह की कोई कर्सी या सिंपैथी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलिए, मैं एक बार रुक करना चाहूंगा भगवान सिंह जी का। सर, क्या लगता है आपको इसमें कुछ इजराइल से को लेकर के दूसरे देश राष्ट्रवाद की बात करते हैं, इजराइल की इंटेलिजेंस को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के कहा जाता है इजराइल की सेना की हर अंदाज को लेकर के दुनिया के बहुत सारे लोगों को बताया जाता है कि देखिए इजराइल से सीखे। यहाँ पे अगर अग्निवीर की भी बात करूं तो ये कहा जाता है कि इजराइल में आप देख लीजिए, वहां के लोग जो दुनिया में रहते हैं वो सिर्फ इसी वजह से जा रहे हैं कि सेना की मदद करनी है वहां पे जाकर के। हालांकि ये इजराइल के लिए कोई नई बात नहीं है। मैं इसको लेकर के तो भारत में भी जब कारगिल युद्ध हुआ तो मुझे नजारा याद है, उसी वक्त सेना ने भर्तियां निकाली थी, तो लोग ये लग रहा था कि मौत के मुंह में कौन जाना चाहेगा। कारगिल का अंजाम देख रहे हैं कि तिरंगे में लपटे हुए जवान आ रहे हैं, जवान बिल्कुल वो युवा जो अभी भारत के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, परिवार के लिए कर सकते, लेकिन रिक्रूटमेंट से भी 100 टाइम्स ज्यादा लोग कतार में लगे कि सेना की भर्ती की आवश्यकता नहीं, इस वक्त हम मातृभूमि के लिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो तो हर कहीं पे देखा जा सकता है, लोग उदाहरण बेशक इजराइल का देते हो। तो लगता क्या आपको कि रक्षा विशेषज्ञ के नाते कि दूसरे मुल्कों को भी इन घटनाओं से कुछ सबक लेना चाहिए या फिर अलर्ट रहने की आवश्यकता है? सर अनम्यूट करिए, सर अनम्यूट करिए, ब्रिगेडियर साहब आपके यहाँ से म्यूट है सर सिस्टम। योगेंद्र जी, मैं बता रहा हूं कि जहां तक मिलिट्री लेसन्स लर्न करने की बात है, इससे 3 खास तौर से मुद्दे स्पष्ट हो रहे हैं।
पहली बात तो ये बता दूं कि ये यूक्रेन के युद्ध से बिल्कुल ही डिफरेंट है। यूक्रेन में हो रहा था, वर्ल्ड वाज कीपिंग साइलेंट, ज़्यादा कोई लोगों को फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा बहुत तेल कम हो गया, राशन कम हो गया लोगों का, लेकिन और कोई ज़्यादा असर बाकी देशों के ऊपर नहीं पड़ा। लेकिन जैसे अभी दोनों विशेषज्ञों ने बताया, किरोड़ी सिंह जी एंड करमवीर जी ने, कि ये जो इंटरनेशनल ट्रेड का रूट है, इंटरनेशनल ट्रेड खाड़ी से, खास तौर से तेल का, ये जारी रहना चाहिए, क्योंकि इसी से इकोनॉमी का पहिया चलता है। तो पहला लेसन तो ये है कि आज कितना भी इजराइल टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग हो जाए, ह्यूमन फैक्टर जो है वो हमेशा काम करेगा। फिर भी ह्यूमन फैक्टर आपके एआई को भी गच्चा मार देगा, क्योंकि एआई भी है या कोई टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट है उसको भी तो ह्यूमन बीइंग ही मैन कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग को मैनिपुलेट करना, उनको धोखा देना, उनके नज़रों से ओझा होके कोई भी कार्रवाई करना, ये पॉसिबल है। तो इसलिए उनका, और दूसरा, क्योंकि आप जब भी चोरी होती है तो सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा बंद था, ये आपको अमूमन मिलता है। ये हो सकता है तो सीसीटीवी कैमरा उन्होंने बंद किया हो। तो पहली बात तो ह्यूमन फैक्टर ऑलवेज मैटर्स, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी देश की एक अनलेस कोई रूस और अमेरिका जैसा और चाइना जैसा मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस नहीं हो, युद्ध को चालू नहीं रख सकता है। यूक्रेन में आप देखिए, अब रशिया है वो 60,000 आर्टिलरी बॉम्ब्स एवरी डे दे हैव गॉट कैपेबिलिटी टू फायर एंड मैन्युफैक्चर। वो उसको अमेरिका भी compete नहीं कर सकता, इतना बड़ा उसका इंडस्ट्रियल मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस है और वो प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए अब जहाँ तक हमास या पैलेस्टीनियन और इजराइल का सवाल है, इजराइल, ये दोनों देश टोटली इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। इजराइल में कोई खास मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस नहीं है, पूरा गोडाउन जो है वो अमेरिका के हैं ना। हो ये गया है कि आर्टिलरी सर, मैं एक बीच में मैं रोकना चाहूंगा, क्योंकि एक पुतिन का बयान अभी तुरंत ही आया है और बड़ा बयान कहा जा सकता है इसे। इजराइल और हमास की लड़ाई के बीच उन्होंने कहा है कि आम जनता की जो तकलीफें बर्दाश्त नहीं की जा सकती, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आम जन का जो नुकसान है, क्योंकि ठीक पहले आप जो कह रहे थे कि उसमें आम पब्लिक को बहुत ज्यादा वो नहीं हुआ, उन्होंने कहा है कि इस लड़ाई में आम जनता जो है उसका नुकसान जिस तरह का है उसे रोका जाना चाहिए। जी, आप कंटिन्यू करें। हाँ, वो यस, बिल्कुल सही है बात, क्योंकि दोनों में ही सिविलियंस की सबसे ज्यादा डेथ हुई है, दोनों में ही। अब 3600 के करीब कहते हैं दोनों तरफ से डेथ हुई है, तो इसमें ज्यादातर सिविलियन ही है। और उसमें दूसरे एक चिंता का विषय ये है कि बच्चे हैं बहुत सारे, उनका आपने वीडियो देखा होगा, नेतन्याहू ने वायरल किए हैं। तो ये एक ह्यूमन राइट्स का सब्जेक्ट जरूर है, इशू है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि ये युद्ध ज़्यादा देर चल इसलिए नहीं सकता है, चलेगा जरूर, टिक टॉक हो जाएगा, लेकिन जो इंटेंसिटी है वो बिल्कुल कम होगी, क्योंकि दोनों के पास ये असला नहीं है, दूसरे देशों से ही आ सकता है। डिपेंड, हाँ, ठीक बात है। क्योंकि जो गोडाउन्स इजराइल में पड़े थे अमेरिका के, वो सारे यूक्रेन में ट्रांसफर कर दिए उन्होंने ना, वो अभी उनको दोबारा भर रहे हैं, तो वो उसमें टाइम लगेगा। और टाइम लगने के आज जो युद्ध करते हैं, इजराइल की जो युद्ध करने की टेक्निक है वो बॉम्बार्डमेंट से, मिसाइल फायर से, रॉकेट फायर से, एयर से, इससे है। ह्यूमन फैक्टर बहुत कम आता है उनका यहाँ, क्योंकि पहली बात तो ह्यूमन्स ही कम है। तीसरी बात ये है कि दोनों भी जी जान से लड़ेंगे, दोनों के लिए सेक्रीफाइस करना एक नेसेसिटी है। क्योंकि जैसे गोल्डा मेयर ने बोला था कि हमको तो लड़ना जरूरी है, हम क्योंकि हमारे पीछे कुछ भी नहीं है, वी हैव गॉट बिहाइंड अस, वी हैव गॉट सी, वी विल गो टू सी इफ वी हैव टू विड्रॉ। तो हम तो विड्रॉ कर ही नहीं सकते, वो तो हमेशा ही ऑफेंसिव ही रहेंगे, वो कोई टेरिटरी सीड नहीं कर सकते, उनकी ये मजबूरी। सिमिलर इज द पैलेस्टाइन का। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जो ह्यूमन फैक्टर है, गाजा को ब्लॉकेड कर दिया चारों तरफ से, वहाँ पावर नहीं है 2 दिन से, हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं है, खाने के लिए राशन नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जब तक पावर नहीं होगा पानी नहीं सप्लाई हो सकता। आप यू कैन इमेजिन, इवन यूरोपियन कंट्री जो खुलकर इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये ब्लॉकेड बंद कीजिए। आप, ह्यूमन फैक्टर है आफ्टर ऑल, आप ह्यूमन बीइंग्स को यू कांट
किल देम, सिविलियंस को किल करना ही एक ह्यूमैनिटेरियन फैक्टर है। तो इसलिए मैं कहता हूँ यूएन जो अभी तक तो इनइफेक्टिव रहा है, इसको एक्टिव होना चाहिए। मैं चाइना का स्टैंड इसमें सही मानता हूँ, भारत का भी जो विदेश नीति का, जैसे करमवीर जी ने बताया, ये बिल्कुल सही एक स्टैंड है हमारा कि आप देखिए ह्यूमन, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। हमास ने जो कृत्य किया उसको कोई अप्रिशिएट नहीं कर सकता क्योंकि वो गलत किया। इजराइल में घुस करके जिस तरह की हरकत उन्होंने की, और आप सही करें कि यूक्रेन और रूस के युद्ध से डिफरेंट है, क्योंकि इस तरह से इसमें मानवता पे भी हमला है कि आप 100 लोगों का किडनैप करके लेकर के जा रहे हैं वहां से, और जैसे इस तरह का है कि किसी प्लेन को आप हाईजैक करके और अपनी बातें मनवाना चाहते हो या दूसरे को तकलीफ में डालना चाहते हैं, उस तरह की स्थिति की है। तो निश्चित रूप से अब उसका खामियाजा हमास के जरिए फिलिस्तीन के नागरिकों ने भी भुगता है वहां पे। खैर, लेकिन अभी कुछ महाशक्तियों के जिस तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं, और रक्षा मंत्री यूएस एंटनी वहां पे पहुंचे हुए हैं, उस तरह से लगता है कि इसको और बल मिल सकता है, धीरे धीरे चीजें चल सकती हैं। लेकिन बयानबाजी जिस तरह की आ रही है उससे मुझे लगता है कि शांति बहाली की जगह आग में घी का काम कर सकते हैं। लेकिन ठीक है कि चाहे भारत हो चाहे दूसरे और मुल्क हो, जिस तरह की अपनी रिएक्शंस दे रहे हैं, उससे एक सामने समझ की बात होती है। जैसे पड़ोसी झगड़ते में तो कोई कहता है कि नहीं अब इसको छोड़िए, ठीक नहीं है, बस हो चुका है ये सब कुछ, उसका एक असर होता है। एक कहूं कि वही विश्व बरादरी पे भी उसकी बात होती है। और ये बात जरूर है कि यूएन को वाकई एक्टिव होना चाहिए, उसका असर दिखना चाहिए, नहीं तो मुझे लगता है कि भविष्य में इस संस्था का कोई औचित्य रह नहीं जाएगा, जिसपे कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि कोई मतलब नहीं है, क्यों इस संगठन को बनाया हुआ है, कोई मानता तो है नहीं, महाशक्ति अपने अंदाज में चलती हैं, उनकी अपनी दादागिरी है, तो फिर इसका औचित्य ही क्या है। खैर चले, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, लेकिन जानना बहुत जरूरी था कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो कुछ चल रहा है उसमें अब तक क्या चला और इसका असर क्या पड़ सकता है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू सर।